दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत से टक्कर। ये राम रेमी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राम रेमी और अंतरिक्ष मानव। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। बाल एजेंट राम रेमी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है ऊपर, ये पहले पार्ट की है। तो ये आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। भारत का शिथिल होता आक्रमण अब भी जैकुला के यान पर जारी था, जबकि सैनिक अधिकारियों के चेहरे पर निराशा के भाव क्षण प्रतिक्षण बढ़ते ही जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय करें। सर, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि उनकी ओर से कोई जवाबी आक्रमण क्यों नहीं हो रहा। वे लोग बिल्कुल खामोश हैं। तभी वे चौंके। अरे, लड़का और बूढ़ा कौन है, और पहरेदारों के रहते हुए यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? मेजर ने तुरंत रोको, वरना वे इस गोलीबारी के शिकार हो जाएंगे। तुरंत ही, रुको, उधर काम मरने जा रहे हो? इतरियान के भीतर अचानक एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। गजब हो गया कमांडर, सुरक्षा किरणों के कंट्रोलिंग यंत्र में कोई खराबी आ गई है और यान सुरक्षा किरणों से मुक्त हो चुका है। क्या कह रहे हो? ओ माय गॉड! मैं ठीक कह रहा हूँ कमांडर। यदि जल्दी यान को न उड़ा गया तो इस भयानक गोलाबारी से यान को नुकसान भी पहुंच सकता है। उफ, अब क्या होगा? सब किए किराए पर पानी फिर गया। अभियान को इस स्थिति में लैंड किए रखना खतरे से खाली नहीं होगा। यदि यान नष्ट हो गया तो फिर हम कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे। मिस्टर हम्फी, यान को स्टार्ट करो और वापस अपने देश लौट चलो। जल्दी करो। यस सर। लेकिन कमांडर प्रोफेसर भास्कर, देवता को शायद हमारी असफलता ही मंजूर है। उनके लिए इस स्थिति में इंतजार करना अब जरा भी संभव नहीं। ओह, उधर कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम्हें पहरेदारों ने रोका नहीं? यह सब बताने का समय नहीं सर। कृपया पहले ही यान पर किए जा रहे आक्रमण को रोकने का आदेश दीजिए। क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम आक्रमण बंद करके क्या उन्हें आक्रमण करने का मौका दें? ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, मुझ पर विश्वास करें। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उस यान में मौजूद व्यक्ति जो भी हैं, हमारे देश के दुश्मन नहीं बल्कि मित्र हैं। बको मत, बिना पूरी बात जाने समझे हम ऐसा आदेश कदापि नहीं दे सकते। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की गर्ज से ही यहाँ आए हैं, ताकि उन अज्ञात अपराधियों की योजना पूरी हो सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अकारण ही हम पर संदेह करें। तब सच सच बताओ कि बात क्या है और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ओह, अब इन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। फिर और राम ने संक्षेप में उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सच ही है? फिलहाल हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। हाँ, उनसे बातचीत करने पर आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा। ये ठीक ही कह रहा, विश्वास कीजिए। सर, इनकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो कोई भी है मुझे खतरनाक लगते हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बाद में पूछताछ करेंगे। ठीक है सैनिकों, ले जाओ इन्हें। ओह, अब इनसे माथा मारना बेकार है। पहले इन्हें समझाने में काफी समय नष्ट हो चुका है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और अगले पर राम ने गजब की फुर्ती के साथ अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कर्नल श्याम की कनपट्टी से सटा दिया। खबरदार, कोई भी आगे न बढ़े, वरना तुम्हारा ऑफिसर अकारण ही मारा जाएगा। व्हाट नॉनसेंस! अरे राम बेटे, यह तुम क्या कर रहे हो? यह गलत है। इसके अलावा अपनी बात मनवाने का और कोई उपाय नहीं अंकल। देर करने से जयकुलावासी हमारी ओर से संदेह में भी पड़ सकते हैं। मूर्ख लड़के, तुम अपनी इस हरकत का मतलब समझते हो? तुरंत रिवॉल्वर फेंक दो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। सॉरी ऑफिसर, मैं और अधिक समय गंवाने के मूड में नहीं हूँ। आपके हट से मेरे साथी रेम की जान पर भी बन सकती है। यदि आपको अपने ऑफिसर की जान पै रही है तो तुरंत अपने अधीनस्थों को यान पर आक्रमण बंद करने का आदेश दीजिए, वरना नहीं है। नहीं मेजर, ऐसा हरगिज नहीं करना। यह मेरा आदेश है। मैं निस्संदेह आपको शूट कर दूंगा कर्नल। जल्दी इन्हें आदेश दीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। परंतु इससे पहले कि उनके मध्य कोई फैसला हो पाता, जैकलायान एक तेज आवाज के साथ एक आंख ऊपर उठने लगा। उफ, वे भाग रहे हैं। ओ नहीं! अरे! पलक झपकने के साथ ही जैकलायान आकाश की ऊंचाई को छूने लगा, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान उसका पीछा कर रहे थे। आह रहीम, नहीं! तभी कर्नल श्याम ने क्रोध में भरकर राम के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा रसीद किया।
मूर्ख, वे तुम्हारे ही कारण निकल भागने में सफल हुए और अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। आह! राम, मेरे बच्चे, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। शीघ्र प्रोफेसर भास्कर और राम को गिरफ्तार कर सैनिक काफिला वहां से वापस लौट पड़ा। चिंता मत करो बेटे, उच्च अधिकारियों से बात करके मैं सब ठीक कर लूंगा। हम ज्यादा समय तक इनकी कैद में नहीं रहेंगे। मुझे अपने कैद कर ले जाने की चिंता नहीं है प्रोफेसर अंकल, बल्कि रहीम के लिए चिंतित हूँ। पता नहीं वे उसके साथ कैसा सलूक करें। उधर जैक यान के भीतर एक कमरे में बैठा रहीम किसी पत्रिका को पढ़ने में मगन था। उसे न तो यान के उड़ान भरने के विषय में पता था और न ही यान पर होने वाले भारतीय आक्रमण के विषय में ही कुछ बताया गया था। आह! यह पत्रिका तो वास्तव में बहुत मनोरंजक है। काफी आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं इसमें जैक वैन ने ग्रह के बारे में। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दूर अंतरिक्ष सौर मंडल में पृथ्वी की तरह अन्य बहुत से ग्रह आबाद होंगे और वहां भी जनजीवन मौजूद होगा। तभी चिंतित कमांडर जोरो ने वहां प्रवेश किया और उसे देखते ही रहीम उत्सुकता से बोल उठा। हेलो कमांडर, क्या मेरा भाई और प्रोफेसर आ गए? नहीं, और अब शायद ही कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो। क्या मतलब? तब कमांडर जोरो ने उसे यान पर हुए आक्रमण और सुरक्षा किरणों के यंत्र में आई खराबी के कारण वापस अपने घर लौटने के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, अब क्या हुआ कमांडर? राम मेरे लिए अवश्य चिंतित हो रहा होगा। घबराओ नहीं बेटे, हम कोशिश करेंगे कि अपने ग्रह से दूसरा यान लेकर पुनः पृथ्वी पर आए और अपने अधूरे मिशन को पूरा करें। परंतु रहीम ने तो जैसे उसकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वह अपने विचार में खो चुका था। उफ! क्या मैं जीवन भर राम से नहीं मिल पाऊंगा? क्या मेरी बाकी की जिंदगी जैकुला ग्रह में ही बीतेगी? ओ, यह सब क्या हो गया? इधर सैनिक छावनी में मैं तुम दोनों को अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। अब भी बता दोगे कौन थे वे लोग और तुम दोनों का उनसे क्या संबंध है, वरना हमें दूसरे तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। हम सच्चाई आपको बता चुके हैं ऑफिसर, आप व्यर्थ ही हमें परेशान कर रहे हैं। बकवास बंद करो, हम तुम्हारी बात पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। भला दूसरे ग्रह के वासियों से तुम लोगों की कैसे जान पहचान हो सकती है? जरूर वे किसी कोई भयानक मुजरिम होंगे जो आधुनिक ज्ञान और वैज्ञानिक शक्ति में संपन्न थे तथा यहाँ किसी भयानक उद्देश्य से आए थे। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि मुझे आप उच्च अधिकारियों को फोन करने दें, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी आपसे कहा वह सच है। मेरी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में केवल सरकार ही जानती है और सरकार ने यह बात किसी कारणवश गुप्त ही रखी है। सुनकर कर्नल श्याम क्रोध से एकदम चीख उठा। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तुम्हें किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है ऑफिसर, तब आप जो उचित समझे कीजिए। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, हम कुछ कहने के लिए भी मुंह नहीं खोलेंगे। यह बात है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक अपना मुंह बंद रख सकते हो। कैप्टन, फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग करो। देखता हूँ कि कैसे अपना मुंह नहीं खोलते। यस सर। और अगले पल, आई, अब भी बता दो। लेकिन राम और प्रोफेसर ने लाख पीड़ा होने के बावजूद भी अपनी जुबान बंद ही रखी। यह देख कर्नल श्याम कैप्टन को संबोधित कर क्रोध से फिर चीख उठा। स्पीड और तेज करो कैप्टन, लगता है यह डिग्री इन डीठों के लिए बहुत कम है। यस सर, अभी लीजिए। आई, मैं कहता हूँ बंद करो यह मूर्खता। आह! लेकिन कर्नल श्याम के दिल में उनके प्रति जरा भी रहम नहीं उपजा। परिणाम स्वरूप उस भयानक यात्रा को सहन न कर सकने के कारण राम और प्रोफेसर भास्कर बेहोश होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर लुढ़क गए। ये दोनों तो बेहोश हो गए सर। जानता हूँ, दोनों ही बड़े सख्त दिल के निकले। खैर, तुम इन्हें जाकर रूम नंबर 3 में डाल दो। कल मैं किसी और ढंग से इनका मुंह खुलवाने की कोशिश करूंगा। राइट सर। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र जैकुलायान के वापस लौट जाने और राम व प्रोफेसर की गिरफ्तारी के समाचारों से भरे पड़े थे। हालांकि कर्नल श्याम ने उन दोनों की गिरफ्तारी को काफी गुप्त रखा था, लेकिन न जाने कैसे अखबार वालों को इसकी खबर लग गई थी। आज की ताजा खबर, अपराधियों का दुश्मन राम और प्रोफेसर भास्कर अज्ञात ग्रहवासियों की मदद करने के अपराध में गिरफ्तार। जब वह समाचार राम के माता पिता राधा देवी और कर्नल राघव ने पढ़ा। नहीं नहीं, हमारा राम अपराधियों का साथी नहीं हो सकता, यह सब झूठ है। धीरज रखो राधा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे राम पर पूरा विश्वास है। वह जरूर सैनिक अधिकारियों की किसी गलतफहमी का शिकार हुआ है। मैं अभी उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ।
वह समाचार पढ़कर डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 विभाग के चीफ मिस्टर मुखर्जी भी चिंतित हो उठे। राम और प्रोफेसर भास्कर गिरफ्तार? उफ, यह जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए, वरना उन्हें टॉर्चर भी किया जा सकता है। शीघ्र वे तैयार होकर उच्च अधिकारियों से मिलने चल पड़े। समझ में नहीं आता कि राम ने मुझसे उन अज्ञात यानवासियों से मिलने की बात क्यों छिपाई, और रहीम का जिक्र उनके साथ अखबारों में क्यों नहीं आया। क्या वह इस समय उनके साथ नहीं था? उधर अखबारों में छपे उन्हीं समाचारों को पढ़कर कर्नल श्याम अपने जूनियर ऑफिसरों पर बिफर रहा था। मैं पूछता हूँ कि आखिर उन दोनों के हमारी कैद में होने की खबर अखबार वालों को कैसे लग गई, जबकि मैंने आप लोगों से इस बात को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी थी। विश्वास कीजिए सर, यह बात हमारी ओर से बिल्कुल भी आउट नहीं हुई है। तो क्या मैं ये समझूं कि उन दोनों कैदियों ने अखबार वालों को यह सब कुछ बताया है? वह सर, परंतु इससे पहले कि मेजर अपनी बात पूरी कर पाता, एक अर्दली ने भीतर प्रवेश किया। क्या बात है जवान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था ने? माफी चाहता हूँ सर, दरअसल कोई साहब इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। यह रहा उनका कार्ड। ओह। कर्नल श्याम ने कार्ड पर दृष्टि घुमाई। रिटायर्ड कर्नल एस मुखर्जी, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस 001/2। ओह, कर्नल मुखर्जी, सुनो, उन्हें उन्हें अंदर भेज दो। यस सर। अर्दली के जाने के बाद जरूर कोई विशेष बात लगती है। खैर फिलहाल आप लोग जाइए, आपसे फिर बातें होंगी। बेहतर है जनाब। ऑफिसरों के जाने के कुछ ही क्षणोपरांत कर्नल मुखर्जी ने भीतर प्रवेश किया। हेलो कर्नल। हेलो। बैठिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बैठने का समय नहीं कर्नल, मैं राम और प्रोफेसर भास्कर को लेने आया हूँ। कहाँ है वे दोनों? सॉरी कर्नल, वे दोनों एक महत्वपूर्ण मामले में हमारी कस्टडी में है और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। जानता हूँ, इसीलिए तो उच्चाधिकारियों से उनकी रिहाई के लिए आवश्यक कागजात भी लेता आया हूँ। लीजिए देखिए। चीफ मुखर्जी द्वारा दिए गए कागजातों का निरीक्षण करने के पश्चात, ठीक है कर्नल, यदि उच्च अधिकारियों का यही ऑर्डर है तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। आप उन्हें ले जा सकते हैं। धन्यवाद कर्नल। आपसे एक प्रार्थना भी है कि मेरी असलियत और राम व प्रोफेसर भास्कर द्वारा दी गई जानकारी का किसी को भी पता नहीं चलने पाए। ठीक है, इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। गुड। तो कृपया उन दोनों को यहाँ बुलवा दीजिए। अभी लीजिए। शीघ्र ही। अरे अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। बरखुरदार, फिलहाल चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा कर्नल, अब मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे विश्वास रखिए, इस पूरे कांड की छानबीन अब मैं स्वयं करूंगा। मुझे विश्वास है कर्नल। फिर चीफ मुखर्जी प्रोफेसर भास्कर और राम को लेकर वहां से चल दिए। एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगते लगते रह गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि उच्च अधिकारियों ने सब कुछ जानते बूझते भी राम और प्रोफेसर भास्कर की रिहाई के ऑर्डर कैसे दे दिए। तभी, अरे अब कौन आ रहा है? कार निकट आकर रुकी और उसमें से कर्नल राघव उतरे। कर्नल श्याम शायद कर्नल राघव से भली भांति परिचित था। वो कर्नल राघव, ये यहाँ कैसे? हेलो श्याम। हेलो राघव भाई, तुम्हारे अचानक आने पर चकित हूँ। खैर पहले भीतर चलो, फिर बातें होंगी। हाँ भैया, अब कहो कि यह अचानक आगमन कैसे हुआ? मैं अपने बेटे राम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ श्याम। मुझे पता चला कि इस समय वह तुम्हारी हिरासत में है। क्या कहा? राम तुम्हारा बेटा है? हाँ भाई, कहाँ है वह? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जिस गलतफहमी में तुमने उसे पकड़ा है, वह वैसा नहीं है। उसने तो देश के लिए बहुत से महान कार्य अंजाम दिए हैं, जिसके कारण देश ने उसे बहुत से पद्म विभूषणों से अलंकृत किया है। और मैं उसकी रिहाई के लिए गृह मंत्रालय से यह आदेश भी लाया हूँ। लो देखो। नहीं नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि उसने यह सब बातें मुझसे क्यों छुपाई। तुम्हारे बेटे राम और रहीम का नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन उन्हें पहले कभी देखा नहीं था। अतः सोच भी नहीं सकता था कि वह तुम्हारा ही बेटा होगा। मैं तो उसे ऐसा कोई ऐसा वैसा ही समझे हुए था। उफ, यह मुझसे अनजाने में कैसा अनर्थ हो गया। मैंने तो उसका मुख खुलवाने के लिए उसे काफी यातना भी दी थी। यातना दी थी से तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ है वह? उसे तो बोलो बोलो, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? दरअसल बात यह है कि राघव, कि राम और प्रोफेसर को सेना के रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल एस मुखर्जी सरकारी आदेश पर तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले अपने साथ ले गए हैं। ओह। तुम
तो मिस्टर मुखर्जी मुझसे पहले ही यहाँ पहुंचे। समझ में नहीं आता कि वे राम और रहीम में इतनी इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। अरे रहीम के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा श्याम, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर मुखर्जी के साथ रहीम भी था या नहीं, या उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी हो? सॉरी राघव, रहीम के बारे में मुझे कोई पता नहीं, और न ही वह मिस्टर मुखर्जी के साथ यहाँ आया था। इसका मतलब यह हुआ कि परसों रात मिस्टर मुखर्जी की पार्टी से लौटकर राम ने मुझे यह झूठ ही कहा था कि रहीम उनके यहाँ ही रुक गया है, वरना इतनी बड़ी घटना को जानकर या तो वह मिस्टर मुखर्जी के साथ राम से मिलने जरूर जाता अथवा घर वापस लौटता। कर्नल श्याम ने मिस्टर मुखर्जी द्वारा निर्देश दिए जाने के कारण जानबूझकर राघव को रहीम के बारे में नहीं बताया था, और यह भी नामुमकिन है कि उसे इस घटना का पता न चला हो। खैर, अब तो राम से ही सारी सच्चाई मालूम करनी होगी। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो, फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स। उधर बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंचकर जब राम ने चीफ मुखर्जी को सारी कहानी सुनाई, उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने यह सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया। तुम्हें प्रोफेसर को फोन करने के साथ साथ ही मुझे भी इन सारी घटनाओं को सूचित करना चाहिए था। जानते हो, यदि मुझे अखबार द्वारा तुम्हारी गिरफ्तारी का पता न चलता तो तुम्हारे साथ साथ प्रोफेसर साहब की भी क्या दुर्गति होती। सॉरी अंकल। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी अंकल। खैर, मुझसे जो मूर्खता हुई सो हुई। फिलहाल आप हमारी चिंता छोड़ रहीम के विषय में सोचिए। न जाने इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। क्या खास सोचूं? तुम्हारी मूर्खता से उसकी जान खतरे में पड़ी है। मेरे विचार से तर्क वितर्क करने से कोई उपाय नहीं निकलने वाला। हाँ, यदि हम कोशिश करें तो रहीम को जयकुला वासियों की गलतफहमी का शिकार होने से बचा सकते हैं। ओह, वह कैसे? सुनिए, मैं काफी समय से अंतरिक्ष की एक और यात्रा पर जाने के लिए एक अनोखा, शांति संपन्न और हर प्रकार के आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति उपकरणों से सुसज्जित यान बनाने में जुटा हुआ था। वैसे तो अब वह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कुछ काम अभी शेष है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं रात दिन उस पर मेहनत करूं तो वह ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के भीतर भीतर अंतरिक्ष में लंबी से लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ओह, यू आर ग्रेट प्रोफेसर। आप जल्द से जल्द उस शेष कार्य को भी निपटा लें। तब तक मैं उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके यह तय करता हूँ कि आपके साथ जाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति उपयुक्त रहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं भी जाकर अपने कार्य में जुट जाना चाहता हूँ। अवश्य। जाइए, ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे। लेकिन यान के तैयार होते सूचित करना न भूलिएगा। अवश्य। प्रोफेसर के जाने के बाद, राम, अब तुम भी घर जाओ। तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। कोई विशेष बात हो तो मुझे सूचित करना। ओके चीफ अंकल, बाय बाय। जब राम अपने घर पहुंचा, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा राम कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो, लेकिन यह जरूर पूछूंगा कि रहीम कहाँ है। वो डैडी, मुझे विश्वास है बेटे कि तुम इस बार झूठ और किसी बहाने का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रहीम तुम्हारे मुखर्जी अंकल के यहाँ नहीं है, वरना वह उनके साथ सैनिक छावनी अवश्य जाता। वो लगता है डैडी को सब कुछ मालूम हो गया है। अब इन्हें असलियत बताने के अलावा और कोई चारा नहीं। और राम द्वारा सारी कहानी बताने पर कर्नल राघव ने सात जिंदगी में पहली बार अपने इकलौते बेटे राम पर हाथ उठाया। उफ, तड़ाक। डैडी, खामोश मूर्ख। तुम्हारी थोड़ी सी बेवकूफी से ना कि रहीम के प्राण संकट में पड़ गए। यदि तुम यह सब कुछ मुझे पहले ही बता देते तो न रहीम की जान ही खतरे में पड़ती और न ही जयकुला वासियों के साथ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में, और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना तुम अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। राधा, जो कि रहीम को राम से भी ज्यादा प्यार करती थी, फूट फूट कर रो पड़ी। हाय, अब क्या हुआ स्वामी? कहाँ से लाऊंगी अपने बेटे रहीम को? आह, न जाने उस बेचारे पर इस समय क्या बीत रही होगी। कहीं वो लोग उसे मार ही न डाले। धीरज रखो राधा, रहीम को कुछ नहीं होगा। ईश्वर अवश्य उस मासूम बेगुनाह की रक्षा करेगा। इधर अपने कमरे में पहुंचकर राम भी बिस्तर पर गिर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी वजह से तुम्हारे प्राण संकट में पड़े रहीम। रहीम भैया, क्या सच रहीम? यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को समा नहीं कर पाऊंगा। अपने हाथों ही अपनी बोटी बोटी नोच डालूंगा। जबकि उधर दूर आकाश गंगा में
हम अपने ग्रह के निकट पहुंच चुके हैं मिस्टर रहीम। वह जो सितारा तुम देख रहे हो वही हमारा ग्रह जैकुला है। वह अति सुंदर लग रहा है। और वह वार्टम ग्रह, हमारा दुश्मन देश। आजकल हम इन्हीं के कारण परेशान हैं। अपने सम्राट के आदेश पर इन्हीं से निपटने के लिए हम तुम्हारी पृथ्वी पर प्रोफेसर भास्कर से मदद मांगने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें असफल लौटना पड़ा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि हम और कितनी देर में आपके ग्रह पर लैंड करेंगे? आपकी पृथ्वी के समय के अनुसार लगभग 13 या 14 मिनट में। तभी कमांडर, वह देखिए। ओ, ये तो वार्टम सीमा रक्षक लड़ाकू यान है। गजब हो गया। वे वास्तव में वार्टम के शक्तिशाली लड़ाकू यान थे, जिन्होंने पलक झपकते ही या जैकुला यान को अपने घेर में ले लिया। उफ, अब तो भगवान ही रख सके। वार्टम के एक यान के भीतर। कैप्टन हैंक, जैकुला यान हमारे निशाने की जद में है। क्या उसे नष्ट कर दिया जाए? नहीं, उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दो। महामहिम का आदेश है कि उनके अन्य ग्रह से वापस लौटने पर उन्हें जिंदा ही पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि वे किस ग्रह पर गए थे और वहां से किस प्रकार की मदद लेकर आ रहे हैं। राइट सर। हेलो हेलो जैकुला वासियों, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुनो, मैं तुम लोगों से संबंधित हूँ। तुम लोगों का यान इस समय हमारी मार की जद में है। अगर तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम सभी को तुम्हारे यान समेत नष्ट कर दिया जाएगा। जैकुला यान में। कमांडर, वे हमें आत्मसमर्पण करने की धमकी दे रहे हैं। ओह, मजबूरी है, आत्मसमर्पण करना ही होगा। यदि बात केवल हम लोगों की जिंदगी की होती तो शायद। मैं मरते दम तक हथियार डालने तक का फैसला नहीं करता, लेकिन सवाल मिस्टर रहीम की जिंदगी का है, जो कि इस समय हमारे मेहमान हैं, और इनकी जिंदगी खतरे में डालने का हमें कोई हक नहीं। उन्हें कह दो कि हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। राइट सर। फिर कमांडर जोरा के अन्य व्यक्ति की ओर पलटा। और मिस्टर सीवर, आप तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करके उन्हें जल्द से जल्द अब तक की सारी कहानी और घटनाओं से अवगत करा दीजिए, ताकि महामहिमंडोला हमारे पृथ्वी से लौटने का इंतजार ही करते न रह जाए। बहुत अच्छा कमांडर, अभी लीजिए। कमांडर जोर के आदमी ने तुरंत अपने ग्रह के अंतरिक्ष कंट्रोल से संपर्क करके सारी स्थिति की सूचना दे दी। जबकि उनके आत्मसमर्पण करते ही वार्टोम के यान उनके यान को अपने घेरे में लिए अपने ग्रह की ओर बढ़ चले थे। कुछ देर बाद। जैकुला वासियों, हमारे यान के साथ साथ उतरो। ध्यान रहे, किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। सिगरी वार्टोम के यानों के साथ जैकुला यान ने भी वार्टोम की धरती पर लैंड किया। लेकिन जैसे ही कमांडो जोरो, रहीम और कर्नल टोपो आदि यान से बाहर निकले, उन्हें वार्टोम के अनेक सशस्त्र सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। ले चलो इन्हें मामीम के पास। वे इनसे पूछताछ और इनकी मौत और जिंदगी का फैसला करेंगे। उफ, अब शायद ही कभी राम भैया और अंकल आंटी से मुलाकात हो। ठीक उसी समय पृथ्वी पर। रहीम, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता रहीम। रहीम से संबंधित कोई भयानक सपना देखकर राम चीख उठा। उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी डैडी घबराए से उसके कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम चीखे क्यों थे राम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डैडी, मैंने सपने में देखा देखा कि कुछ भयानक इंसान रहीम को मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और रहीम सहायता के लिए मुझे पुकार रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। रो मत बेटे, रहीम को कुछ नहीं होगा। एक न एक दिन वह जरूर हमें मिलेगा। तुमने एक भयानक सपना देखा है और सपने हकीकत नहीं होते। लो, पानी पियो और सो जाओ। इसी तरह के एक एक कर दिन बीतते रहे। इधर प्रोफेसर भास्कर अपने यान को संपूर्ण करने में व्यस्त थे, और उधर दूर अंतरिक्ष में वार्टोम ग्रह जैकुला पर लगातार आक्रमण कर रहा था। जबकि जैकुला ग्रह का शासक मामिम मांडोला वार्टोम द्वारा किए जा रहे आक्रमणों को रोक पाने में पूरी तरह लाचार, विवश और असहाय था। ओह, लगता है वार्टोम हमारे ग्रह को तबाह करके ही छोड़ेगा। और एक दिन जब वार्टोम ग्रह ने जैकुला पर पुनः भयानक आक्रमण किया। हम इनसे मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ है। इनसे युद्ध करना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। वापस लौट चलो। हाँ हाँ, अब हम बेकार में अपने प्राण नहीं गंवाना चाहते। वापस लौट चलने में ही भलाई है। और जैकुला की हवाई सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई।
हा हा, दुश्मनों ने फिर मैदान छोड़ दिया। अब वह दिन दूर नहीं जब जैकुला पर हमारे सम्राट ओमार का संपूर्ण अधिकार होगा। चलो वापस लौट चलो। जैकुला का एयर मार्शल पियानो मामिम मंडोला से मिला। मामिम बार बार की हार और जानी नुकसान से हवाई सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। अतः वह वार्टोम से युद्ध करने अथवा मुकाबला करने के लिए कतई तैयार नहीं। उफ, कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं। काश हम प्रोफेसर भास्कर को यहाँ ला पाने में। बोलते बोलते सहसा मामई मंडोला खामोश हो गए। सम्राट मंडोला के दिमाग में अचानक एक विचार आया। कमांडर जोरो ने अपने अंतिम संदेश में बताया था कि मेरी दी हुई अंगूठी उसने प्रोफेसर भास्कर के परिचित एक लड़के राम को सौंप दी थी, जिसका साथी उसके ही पास अमानत के रूप में रह गया था। यदि वह लड़का वास्तव में प्रोफेसर का परिचित है, तो मैं प्रक्षेपण यंत्र द्वारा अपनी मियामी तस्वीर पृथ्वी पर भेजकर उस अंगूठी के माध्यम से उस लड़के द्वारा प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ। आप क्या सोचने लगे मामीम? सुनिए मार्शल, हमारे दिमाग में भी एक विचार आया है। कमांडर जोरो के अंतिम संदेशानुसार। फिर वह मार्शल पियानो को अपने विचारों से अवगत कराने लगा। सुनकर मार्शल पियानो हर्ष से उछलता हुआ बोला, आह मामिम, यह बात आपने मैं पहले क्यों नहीं बताई? मेरे विचार से मैं तुरंत प्रक्षेपण स्टेशन चलकर पृथ्वी पर त्रियामयी तस्वीरें भेजनी चाहिए। आपकी अंगूठी जिसके भी पास इस समय होगी, त्रियामयी तस्वीरें आसानी से उस तक पहुंच जाएगी। फिर इसके माध्यम से प्रोफेसर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप ठीक कहते हैं मार्शल, आइए चलें। वह एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ विभिन्न प्रकार के विचित्र विचित्र यंत्र फिट थे। उनमें प्रक्षेपण कैमरा भी फिट था। वह कैमरा ऐसा था जो किसी की भी जीती जागती तस्वीर को सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र गति से पहुंचा सकने में सक्षम था। मार्शल पियानो के साथ सम्राट मंडोला उसी स्टेशन पर पहुंचे। महामहिम की जय हो। यदि देवता ने मदद की तो हम जरूर प्रोफेसर से संबंध स्थापित करने में सफल होंगे। प्रक्षेपण कैमरे के सामने पहुंचकर महामहिम मंडोला पहले से वहां रखे एक सिंहासन पर बैठ गए। कैमरा ऑन करके दिशा पृथ्वी ग्रह की ओर करो। ओके मार्शल। और प्रक्षेपण यंत्र यानी उस विचित्र कैमरे के ऑपरेटरों ने जैसे कैमरे को ऑन किया, अद्भुत था उनका विज्ञान। पलक झपकने के साथ ही सम्राट मंडोला की कुछ जीती जागती तस्वीरें आकाश से होकर अत्यंत तीव्र गति से के साथ पृथ्वी की ओर प्रेषित होने लगी। इधर पृथ्वी के अनेक देशों में से एक देश भारत में काम खत्म हुआ। यान अब पूरी तरह उड़ान भरने में सक्षम है। आप सब जाकर आराम करें। यान के संपूर्ण रूप से तैयार हो जाने की खुशी में मैं आप लोगों को एक माह की पूर्ण छुट्टी देता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर। सबके जाने के बाद मेरी बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। कल मिस्टर मुखर्जी को सूचित करूंगा ताकि शीघ्र से शीघ्र जैकुला की यात्रा पर रवाना हो सकूं। मित्र मंडोला की यह विचित्र अंगूठी टेप रिकॉर्डर होने के साथ साथ दिशा सूचक यंत्र भी है, अतः मुझे जैकुला ग्रह पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर प्रोफेसर खुली सांस लेने के लिए बाहर बने बाग में निकल आए। रात के समय अंतरिक्ष का नजारा कितना सुंदर लगता है, और इन सितारों और उल्काओं के मध्य से होकर आकाश गंगा की सैर करना, आह, निस्संदेह मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अंतरिक्ष की अनेकों बार सैर करने करके आनंद उठाने का मौका मिला। तभी अरे वह क्या! वह वास्तव में मामई मंडोला की त्रियामी तस्वीर ही थी, जो ठीक प्रोफेसर के सामने पहुंचकर वायुमंडल में स्थिर हो गई। सम्राट मंडोला, आह भास्कर, देवता का शुक्र है कि तुम मिल गए। शायद तुम मुझे इस अवस्था में अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो रहे होगे मित्र। ऐसी बात नहीं मित्र मंडोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ग्रह विज्ञान में हमारी पृथ्वी से सैकड़ों वर्ष आगे है, और प्रक्षेपण कैमरे जैसे अद्भुत यंत्र का आविष्कार भी कर चुका है। उसी कैमरे के चमत्कार से तुम्हारी त्रियामी तस्वीर लगातार मुझे हरकत करती दिखाई दे रही है, ठीक पर्दे पर दिखाई देने वाले किसी चलचित्र के समान। वह निस्संदेह तुम्हारे मस्तिष्क का कोई जवाब नहीं। लेकिन मित्र, मुझे इस बात का आश्चर्य भी है कि तुम मेरी इस प्रयोगशाला तक पहुंच कैसे गए, तुम्हारी उंगली में पड़ी अपनी अंगूठी की मदद से। ओह,
सुनो प्रोफेसर, मुझे तुम्हारी सहायता की सख्त आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी प्रकार मेरे ग्रह पर आ जाओ और दुश्मनों से निपटने में मेरी मदद करो। तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंच गया था मित्र, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे आदमी मुझसे मिले बगैर अचानक वापस क्यों लौट गए। मजबूरी के कारण मित्र, दरअसल उनके यान में लगे सुरक्षा किरणों वाले यंत्र में कोई खराबी उत्पन्न हो गई थी, और ऐसी अवस्था में जबकि तुम्हारा देश हमारे यान पर आक्रमण कर रहा था, उनका बिना सुरक्षा किरणों के वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। ओह। फिर सम्राट मंडोला ने प्रोफेसर भास्कर को कर्मानुसार जोरो के साथ जो पृथ्वी पर बीती थी वह सारी कहानी कह सुनाई। साथ ही यह भी बता दिया कि कमांडो जोरो आदि के साथ साथ उनका परिचित रहीम भी पड़ोसी दुश्मन वारटॉम के हाथ लग गया है, और इस समय वे सब दुश्मनों की कैद में है। सब कुछ जानकर प्रोफेसर भास्कर व्याकुल और चिंतित हो उठे। मित्र मंडोला, जो हुआ वह बुरा ही हुआ। खैर, मैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपना यान तैयार कर चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि कल ही तुम्हारे ग्रह के लिए रवाना हो सकूं। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, विदा मेरे प्रिय मित्र। प्रक्षेपण यंत्र ज्यादा समय तक मेरी तस्वीर कायम नहीं रख सकता। मैं अपने ग्रह पर तुम्हारे पहुंचने की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन सावधान मित्र, हमारे ग्रह की सीमा पर दुश्मन बाटोम तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। चिंता मत करो, उनका मुंह तोड़ जवाब देने की भी मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ। अब राम और मिस्टर मुखर्जी को फोन पर सारी स्थिति से अवगत करा दूं। ओ, इतनी इतनी रात गए, किसका फोन हो सकता है? टिन टिन। हेलो, राम स्पीकिंग। राम, मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। सुनो, अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात जयपुला के सम्राट मंडोला की त्रियामी तस्वीर से हुई थी। उसके कहे अनुसार तुम्हारा साथी रहीम उनके आदमियों से दुश्मन की कैद में पहुंच गया है। फिर भास्कर राम को मंडोला से हुई बातचीत के बारे में बताने लगे। सारी बात सुनने के पश्चात, आप जयपुला के लिए कब रवाना हो रहे हैं अंकल? कल सुबह 11 बजे के आसपास। ठीक है, मैं 11 बजे से पहले आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं मिस्टर मुखर्जी को भी फोन कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं स्वयं उनसे बात कर लूंगा। ओके, गुड नाइट। अगले दिन सुबह, डैडी किसी काम से बाहर जा रहे हैं और मम्मी घर के कामकाज में व्यस्त हैं। मौका अच्छा है, मुझे भी तैयार होकर घर से खिसक लेना चाहिए। राम फटाफट तैयार हुआ और मम्मी की नजरों से बचकर बाहर निकलने के लिए यही रास्ता उपयुक्त है। गैराज में जाकर राम ने चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाली और उसे बिना स्टार्ट किए बंगले से बाहर सड़क पर निकल आया। फिर अगले ही पल, मुझे घर पर न पाकर मम्मी डैडी परेशान जरूर होंगे, लेकिन मजबूरी है। उन्हें बता देता तो कदापि मुझे इस खतरनाक अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं जाने देते। कुछ ही देर बाद वह बाल सिगरेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी के सामने था। यह कैसे संभव हो सकता है राम? इतनी जल्दी मैं भला प्रोफेसर के साथ जाने के लिए उपयुक्त आदमियों का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? कम से कम मुझे इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। आदमियों की कोई कोई जरूरत नहीं चीफ, मैं अकेला ही प्रोफेसर के साथ जाऊंगा। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम अकेले प्रोफेसर के साथ जाओगे? नहीं, मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। यह कोई साधारण अभियान नहीं है। समय कम है चीफ। रहीम दुश्मनों की कैद में फंसा जिंदगी का एक एक क्षण गिन रहा होगा, अतः मैं किसी कीमत पर नहीं रुक सकता। लेकिन बहस में समय बर्बाद न करके मुझे आज्ञा दीजिए चीफ। रहीम का जीवन बचाने के लिए हमारा तुरंत रवाना हो जाना ही अच्छा है। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। और चीफ मुखर्जी को आखिरकार राम की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो जाओ। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करूंगा। यू आर ग्रेट चीफ अंकल, अब मैं चलता हूँ। ठहरो, प्रोफेसर की प्रयोगशाला तक मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब जल्दी कीजिए, मुझे 11 बजे से पहले पहले उनके यहाँ पहुंचना है। कुछ ही देर बाद, राम बेटे, तुम्हें घर से अचानक ही लापता पाकर तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत परेशान होंगे। यदि उन्होंने इस संबंध में मुझसे पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे आप पर विश्वास है चीफ अंकल कि आप उन्हें समझा देंगे। तुम बहुत चालाक हो, अपनी परेशानी मेरे सिर डाल दी। खैर, देखूंगा। लगभग आधे घंटे पश्चात वे प्रोफेसर के सामने थे। मुझे खेद है प्रोफेसर कि मैं इस अभियान में आपकी कोई सहायता नहीं कर पाया। आप चिंतित न हो मिस्टर मुखर्जी, मुझे अपने यान और आयुध आविष्कारों पर पूरा विश्वास है। हम जरूर सफल होकर लौटेंगे। ईश्वर ऐसा ही करे।
प्रोफेसर अंकल, मेरे विचार से मैं और समय नष्ट न करके तुरंत अपनी यात्रा पर रवाना हो जाना चाहिए। क्या आपका यान उड़ान भरने के लिए तैयार है? हाँ, आओ वहीं चलते हैं। प्रोफेसर राम और चीफ मुखर्जी के साथ अपने रॉकेट स्टेशन पहुंचे। यह रहा मेरा यान। यह हर प्रकार के आधुनिक और भयानक अस्त्र शस्त्रों व विनाशक किरणों से लैस है। निस्संदेह अद्भुत और शक्तिशाली है। अच्छा मिस्टर मुखर्जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जाइए, भगवान आपकी इस भयानक यात्रा को आसान करे। मुझे भी आज्ञा दीजिए अंकल। जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। अपना ध्यान रखना। चीफ मुखर्जी और प्रोफेसर के आदमियों ने प्रोफेसर और राम को भावभीनी विदाई दी। पहले रहीम बिछड़ा और आज राम भी। न जाने फिर कब मुलाकात होगी। कैसे काटूंगा ये दिन राम और रहीम के बगैर। और अगले चंद मिनटों बाद प्रोफेसर भास्कर का अद्भुत यान एक तेज गड़गड़ाहट के साथ धरती को छोड़ आकाश का सीना चीरने लगा। हे ईश्वर, उनकी मदद करना, वे एक नेक इरादे से जा रहे हैं। प्रोफेसर भास्कर का आधुनिक यान प्रकाशी गति से वैदिक गति से पृथ्वी की आकर्षण सीमा को भेद कर आकाश गंगा में जा पहुंचा। वह सपने में भी ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। वैसे अंकल, हमें जैकुला ग्रह में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? लगभग 3 घंटे। इस समय हमारा यान 5000 प्रकाश वर्ष प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। तभी बाप रे! अंकल, यान को तुरंत उस विशाल अग्निपिंड से टकराने से बचाइए, वरना खैर नहीं। घबराओ नहीं, मैं यान को उसकी सीध से अलग कर रहा हूँ। कहने के साथ ही प्रोफेसर ने सामने कंट्रोल बोर्ड पर लगे बहुत से स्विचों में से कुछ को दबाया। तुरंत यान के रुख में परिवर्तन हुआ और उफ, बाल बाल बचे। इसी प्रकार कई उल्काओं और उपग्रहों से बचते हुए लगभग 3 घंटे पश्चात। राम बेटे, वह देखो। वह जो सितारा तुम देख रहे हो वही जैकुला ग्रह है। और वह कौन सा ग्रह अंकल? यह वार्टोम ग्रह है, जैकुला का दुश्मन देश। ओह, तभी अंकल, वह देखिए, बहुत से यान हमारे यान की ओर बढ़ रहे हैं। और ये तो वार्टोम के लड़ाकू यान प्रतीत हो रहे हैं और शायद आक्रमण करने के मूड में है। शीघ्र ही वार्टोम के उन लड़ाकू यानों ने प्रोफेसर के यान को चारों ओर से अपने घेरे में ले लिया और उनसे संपर्क जोड़ा। सुनो तुम लोग, जो कोई भी हो, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो स्वयं को हमारे हवाले कर दो। मैं प्रतिवासी प्रोफेसर भास्कर तुम लोगों से संबोधित हूँ। हम जैकुला जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूँ कि तुम लोग हमारा मार्ग छोड़ दो, वरना अपनी तबाही के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। वार्टोम के एक यान के भीतर। कैप्टन हिंग, ये प्रतिवासी तो उल्टे हमें ही धमकी दे रहे हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आक्रमण करो और उन्हें उनके यान समेत नष्ट कर दो। क्या वार्टोम ग्रह के यान प्रोफेसर भास्कर व राम को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सके? प्रोफेसर भास्कर सम्राट मंडोला की सहायता कर सके या नहीं? रहीम, जिसका वार्टोम ग्रह ने अपहरण कर लिया था, अपने देश भारत वापस आ सका या नहीं? तो दोस्तों, इसका फाइनल पार्ट है तबाही का देवता। ये आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट में, तबाही का देवता में।